18वीं शताब्दी ही एक ऐसा समय नहीं था जब ब्रिटिश कई सारे देशों पर हुकूमत करते थे। इंसान की फितरत में माया सभ्यता से पहले से इंसान और उनके जमीन पर हुकूमत करने की ख्वाहिश रखते थे। उन पर राज करने का कोई भी रीजन हो सकता हो, उनसे अपना काम करवाना हो या उनकी जमीन को अपने फायदे के लिए यूज करना हो। यह कहानी इतिहासकारों द्वारा लिखी हुई तथा कल्पना को जोड़कर माया सभ्यता के उस समय में उन आदिवासियों को दिखाने की कोशिश की गई है जिन्हें हम इतिहास के पन्नों में पढ़ा करते थे। कहानी की शुरुआत माया सभ्यता के इंसानों को दिखाते हुए हुई। यह जंगली कबीले शान से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे एक दिन उनके कबीले के लोग एक सूअर का शिकार कर रहे थे। सूअर को पकड़ पाना आसान नहीं था, इसलिए इस जंगल के बीच कई सारे खतरनाक फंदे बनाए गए हैं, जिसके चंगुल से किसी का भी बच पाना आसान नहीं था, वह चाहे इंसान हो या फिर जानवर। थोड़ी देर बाद सूअर भागता हुआ उसी फंदे से होकर गुजरा। आखिर में जाकर रस्सी से टकरा गया, जो रस्सी एक धारदार हथियार से जुड़ा हुआ था। वह हथियार आकर सूअर के आर पार हो गया। सभी लोग सूअर के बॉडी को काटकर अलग अलग भाग में कर रहे थे। उन्हीं में से एक ऐसा शख्स था जिसके बच्चे नहीं थे। तभी कबीले के सरदार का बेटा जगुआर उसे सूअर के टेस्टेड पार्ट को खाने को कहने लगा। उसका मानना था ऐसा करने पर तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे। वो बंदा जैसे ही मांस के टुकड़े को खाया उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका टेस्ट बहुत ही खराब था। जब ये लोग सूअर को काट रहे थे, इसी बीच जगुआर को आभास हुआ जैसे उसके आसपास कोई है। ऐसा था भी। थोड़ी देर बाद वहाँ उन्हीं के कबीले के कुछ दूर वाले कबीले के कुछ लोग दिखाई पड़े। वे आदिवासी उनके सामने कई सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ रखे, क्योंकि उन लोगों की परंपरा थी कोई भी आदिवासी किसी दूसरे कबीले से होकर गुजरेगा तो उन्हें टोल टैक्स के तौर पर कुछ देना पड़ेगा। जगुआर के पिता यानी कबीले के सरदार ने मछली को ले लिए और उन्हें अपने कबीले से जाने की परमिशन दे देते हैं। परमिशन जैसे मिली, उनके पीछे से बहुत सारे कबीले वाले बाहर आने लगे। यह देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर ये सब के सब आदिवासी अपने कबीले को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कुछ कबीले वाले को तो गंभीर चोटें भी आई थी। जब उनसे पूछा गया तो मालूम पड़ा उनका कबीला तबाह हो चुका है। ये अपने कबीले को एक नई दिशा और दशा देने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। सभी लोग तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन जगुआर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन लोगों को वहाँ से जाने के बाद सूअर का शिकार करके सब अपने कबीले वापस आ गए। इनका कबीला बहुत ही खुशहाल था, पर इन्हें नहीं पता था थोड़ी देर बाद इनकी जिंदगी उन्हीं कबीलों की तरह होने वाली है जो कुछ समय पहले यहाँ से गुजरे थे। जगुआर जाकर अपनी वाइफ से मिला, जहाँ उसका एक बेटा भी है, और कुछ दिनों बाद वह एक और बेटे का बाप बनने वाला था। अब कबीले वाले जो शिकार करके लाए थे उसके दावत पर सभी जश्न मनाते हैं, लेकिन जगुआर कहीं न कहीं उन आदिवासियों के बारे में ही सोच रहा था जिन्हें अपने कबीले को छोड़कर जाना पड़ा। सुबह की बातें उसे सपने में भी दिखाई देने लगी। सपने में कबीले का एक आदमी जो उन्हें मछली दिया था वह खड़ा है। उसका पेट कटा हुआ था, हाथ में मांस का टुकड़ा भी है। आसपास के सारे खतरनाक जानवर उसकी तरफ आ रहे थे। वह लोगों को भागने के लिए कह रहा है। अचानक से उसकी नींद खुल गई। इधर जगुआर के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी कबीले के कुछ किलोमीटर दूरी पर एक खतरनाक और खूंखार आदिवासी दिखाई पड़ता है, जो शायद अपने इलाके का सरदार है। वहाँ उनके साथी भी हैं। सब के सब जगुआर के कबीले के पास पहुँचे। अभी पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुआ था, क्योंकि यह लोग कबीले पर हमला करने वाले हैं। जैसा कि जगुआर को कल से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो पहले से ही उठकर बैठा हुआ था। जब वो सामने देखा तो सामने कुछ मसाल जलता हुआ दिखाई पड़ा। तुरंत भागकर अपने बीवी बच्चों के पास पहुंचा। उन्हें लेकर कहीं दूसरी जगह जाने लगा ताकि उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर कर सके। ऐसा जगुआर कर पाता, इतने में उन पर हमला होने लगा। उनमें से एक की नज़र उस पर पड़ गई। जगुआर और उसकी वाइफ को मारने वाला था, लेकिन जगुआर उस पर हमला कर दिया। अब सब के सब उसके कबीले पर हमला कर चुके थे। जगुआर अपने बीवी बच्चों को एक कुएं के पास ले गया। अपनी वाइफ और बेटे को रस्सियों की मदद से कुएं में छोड़ने लगा। कुआं काफी गहरा था, इसलिए दोनों को नीचे पहुंचने में काफी समय लगने वाला था। इधर ये दोनों कुएं की तरफ जा रहे थे तो उधर कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका था। सारे छप्पर जल रहे थे। वे लोग कबीले वाले को जानवरों की तरह मार रहे थे। आदमी औरतों को बंदी बना रहे थे, क्योंकि वे लोग बहुत ही खतरनाक और खुखार और ताकतवर हैं। इधर कबीले वाले चाकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे कि इतने में उनमें से एक की नज़र जगुआर पर पड़ गई, जो रस्सियों की मदद से अपने बीवी बच्चों को कुएं में भेज रहा है। जब तक वह जगुआर पर हमला करता, तब तक वो अपने बीवी बच्चों को नीचे पहुंचा दिया। दोनों के बीच काफी समय हाथापाई हुई। वह दरिंदा कुएं में गिरने वाला था, मगर जगुआर उसे पकड़ लिया। इस बीच उसकी नज़र उसके वाइफ पर भी पड़ गई। अब तो उसका मरना ही सही था, वरना वह सबको बता देगा। आखिर में जगुआर उसे मारने में कामयाब भी हुआ। जगुआर अपने कबीले वालों को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ा, मगर इससे पहले उस रस्सी को एक पेड़ से बांध दिया, ताकि उसके लेट होने पर उसकी वाइफ जरूरत पड़ने पर बाहर आ सके। वह जाकर उन खुखार दरिंदों से काफी समय लड़ता रहा। अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था।
जगुआर उन सब पर भारी भी पड़ रहा था। ऐसा होते देख उनका लीडर जगुआर के पीछे आकर पकड़ लिया। अब सबके सब बंदी बन चुके थे। जगुआर के साथ उसके पिताजी भी बंदी बनाए जा चुके थे, जो इस कबीले के सरदार थे। सबके बंदी बनने पर जगुआर अपने पिताजी से माफी मांगने लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। इन दोनों को बात करते हुए वे लोग सुन लिए, जिससे उन्हें पता चल चुका है कि ये उसके पिताजी हैं। जगुआर ने बड़ी बहादुरी से उनके कई सारे आदमियों को मारा था। इस बात का बदला लेने के लिए जगुआर के सामने वे लोग उसके पिताजी का गला काटकर जान से मार दिए। जगुआर अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वे लोग उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिए। अगली सुबह जब उसे होश आया तो सबके हाथ को बांधकर बंदी बना दिया गया था। वे लोग जाने की तैयारी में थे, लेकिन जगुआर की बीवी बच्चे अभी भी कुएं में थे। वे पकड़े नहीं गए थे। जगुआर जब बार बार कुएं की तरफ देख रहा था तो उनमें से एक की नजर उस पर पड़ गई। वह बंदा कुएं के पास गया जहाँ उसके एक साथी की डेड बॉडी पड़ी थी। कुएं में भी झाँक कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा, क्योंकि उसकी वाइफ को एहसास हो चुका था कि कोई उसके पास आ रहा है। इसलिए वह नीचे अपने बेटे के साथ कोने में छुप गई थी। लेकिन उस शख्स को फिर भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि कुएं में एक रस्सी भी लटकी हुई थी। वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर कुएं में फेंक दिया, फिर रस्सी को काटकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद ये लोग बंदी बनाए हुए लोगों को वहाँ से लेकर निकल पड़े। जाते वक्त रास्ते में उन्हें वे लोग भी दिखाई पड़े जो उनके कबीले को पार करने के लिए मछलियाँ दिए थे, क्योंकि वे लोग भी पकड़े जा चुके थे। लेकिन ये लोग सिर्फ नौजवान और आदमियों को ही पकड़ा करते हैं, बच्चों को वहीं पर छोड़ देते हैं। ये लोग इन्हें काफी दूर ले जाने वाले थे, जहाँ पर इनकी नीलामी होगी, पर इनका सफर काफी जोखिम भरा था, क्योंकि इनमें से कुछ लोग लड़ाई के बीच बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। चलना भी मुश्किल हो रहा था, पर इसके बावजूद भी इन्हें जंगल, झाड़ी, झरने, पहाड़ तथा और भी जंगल से होकर गुजरना था। मगर जब ये पहाड़ी के छोर से गुजर रहे थे, तब इनमें से कुछ लोगों का बैलेंस बिगड़ गया, जिनकी हालत चलने के लायक बिल्कुल नहीं थी। पर किसी तरह से सभी लोग हिम्मत किए और आगे बढ़ने लगे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां इन्हें जाना था। लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां एक बीमारी फैली हुई थी, लोग मर रहे थे, लाशें ही लाशें पड़ी थी। लाशों के बीच एक लड़की भी थी जो उन लोगों को बददुआ देती है कि वह समय आने वाला है जब रोशनी अंधेरे को निगल जाएगी, तब तुम्हारा अंत होगा। क्योंकि उस बच्ची के पेरेंट को यही लोग पकड़ कर लाए थे। थोड़ी देर में ये उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां उन्हीं की तरह सैकड़ों लोग बंदी बनाए गए हैं। सभी मजदूर थे। वहां की सफेद मिट्टी की वजह से उनका रंग सफेद हो चुका था। उनके अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, मगर जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है। वहां से भी उन्हें कुछ दूर और ले जाया गया। वहां पर भी बहुत सारे मजदूर थे। यहीं पर अब इनकी बोली लगेगी। सबसे पहले उन लोगों के शरीर पर नीले रंग से पेंट कर दिया गया जिनकी बोली लगने वाली थी, क्योंकि इन लोगों का यही काम है, जंगल से लोगों को पकड़ कर लाना और यहाँ पर बेच देना। सबसे पहले औरतों की बोली लगाई गई और बाद में मर्दों को, जिनके शरीर पर नीले रंग का पेंट था, उन्हें वहाँ से कुछ दूर ले जाया गया जहाँ पर लोगों की काफी भीड़ थी। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की बलि चढ़ाई जाती है अपने ईश्वर को खुश करने के लिए। यही इनकी प्रथा थी। सभी गुलामों को वहाँ के मालिक के पास ले जाया गया, जहाँ एक एक को बलि की बेड़ी पर चढ़ाया जाएगा। सबसे पहले चाकू से चीरकर उनका दिल निकाला गया और आखिर में सिर काटकर बाकी धड़ को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता है। लोगों की बलि देने के बाद अब जगुआर की बारी थी। उसका सीना चीरकर दिल निकालने ही वाले थे कि सूर्य ग्रहण होने लगा। सबके सब रुक गए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद बचे हुए लोगों की बलि नहीं चढ़ाई गई। उन्हें दूसरी जगह पर ले जाया गया, जहां सामने एक बहुत बड़ा खुला मैदान था। ग्राउंड के उस पार झाड़ी और फिर जंगल था। ये दो गुलाम को भागने को कहते हैं। अगर वे यहाँ से बच गए तो वे आजाद हैं, अपने जंगल जा सकते हैं। लेकिन ये लोग इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। सरदार का बेटा जो उन्हें पकड़कर लाया था, वो पहले से झाड़ियों के पास मौजूद है, ताकि कोई भी अगर बच जाए तो वह उसे मार सके। अब दो लोग भागना शुरू करते हैं, मगर पीछे से उन पर तीरों और भालों से हमला किया गया। दोनों के दोनों उनका शिकार हो गए। अब बारी जगुआर और उसके एक साथी की थी। दोनों भागना शुरू कर दिए, मगर इस बार दोनों चालाकी करते हैं। दोनों कुछ इस तरह भागते हैं, कभी दाएं तो कभी बाएं। इसके बावजूद भी उनमें से एक के सिर पर तीर लग गई, मगर जगुआर अब भी सेफ था। झाड़ियों के पास पहुंचने ही वाला था, इतने में उस पर भी तीर लग गया, लेकिन वह हार नहीं माना। तभी सरदार का बेटा भी पहुंच गया, जो पहले से ही वहां था। उसे मारने ही वाला था, लेकिन जगुआर का दूसरा साथी जो जख्मी है, उसका पैर खींच लिया। वह आदमी जगुआर को भागने को कहने लगा, पर इतने में सरदार का बेटा उस आदमी को मारने के साथ जगुआर को भी मारने वाला था। लेकिन जगुआर को जो तीर लगी थी, वह उसी की नोक को तोड़कर उसका गला चीर दिया। सरदार को लग रहा था कि वह मर गया, लेकिन जब उसका बेटा अचानक से जमीन पर गिरा तो सभी समझ चुके थे उसने उसके बेटे को मार दिया है। जगुआर घायल अवस्था में झाड़ियों से होते हुए जंगल की तरफ भागने लगा। सरदार जब तक अपने बेटे के पास पहुंचा, वह मर चुका था। सरदार कुछ भी करके उसे पकड़ना चाहता है,
सबके सब पकड़ने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। जगुआर भी जंगल झाड़ियों से होते हुए भाग रहा था। तीर लगने से बहुत ही कमजोर और घायल हो चुका है। इसके बावजूद भी वह लगातार भाग रहा है। उसे कैसे भी करके अपने घर पहुंचना है, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटा कुएं में फंसे हुए हैं। जगुआर की हालत चलने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। इसके बावजूद भी वह लगातार भाग रहा है। कुछ दूर जाने के बाद जब उसे लगा कि वह नहीं भाग पाएगा, तो वह एक पेड़ पर जाकर चढ़ गया। कबीले वाले उसके नीचे से ही होकर गुजरे, लेकिन उसे नहीं देख पाए। लेकिन जगुआर के शरीर से जो खून टपक रहा था, वह एक कबीले वाले के पीठ पर गिर गया। इसके बावजूद भी वे नहीं पकड़ पाए। थोड़ा आगे बढ़ने पर सरदार को अपने आदमी के पीठ पर खून की बूंदें दिखाई पड़ी। सरदार को मालूम पड़ चुका था वह पीछे किसी पेड़ पर छुपा हुआ है। इधर ये दोबारा जगुआर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ जगुआर जिस पेड़ पर चढ़ा था, उस पेड़ पर एक ब्लैक पैंथर बैठा हुआ है। वह जानवर उस पर हमला करने ही वाला था। वह पेड़ से उतरकर दोबारा भागने लगा। उसकी भागने की आवाज सरदार को भी सुनाई पड़ी। अब ये सब लोग उसका पीछा करना शुरू कर दिए। उन्हें नहीं पता था कि उसके पीछे ब्लैक पैंथर पड़ा है। ब्लैक पैंथर जगुआर पर हमला करने वाला था। इतने में ये लोग उसके पीछे आ गए, इसलिए ब्लैक पैंथर जगुआर को छोड़कर उसके एक साथी पर हमला कर दिया। बाकी कबीले वाले जब तक उसे बचाते, वो उसके साथी को मार चुका था। लेकिन ये लोग भी आखिर में उस ब्लैक पैंथर को मार दिए। अब दोबारा जगुआर का पीछा करना शुरू कर दिया गया। जगुआर भी उनसे जान बचाकर काफी समय लगातार भागता रहा। एक जगह जगुआर पेड़ के पास खड़ा था, तो उसके शरीर का नीला रंग उस पेड़ पर लग गया। जब ये सब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें मालूम पड़ा ये इसी तरफ गया है। तभी अचानक से पेड़ के बगल से एक जहरीला सांप आया, जो उनके एक साथी को डस लिया। वो वहीं पर मारा गया। लेकिन बचे हुए लोग उसका पीछा करना जारी रखते हैं। काफी समय पीछा करने के बाद वे लोग उसके काफी नजदीक आ चुके थे। जगुआर भागते भागते एक झरने के पास पहुंचा, जहां से आगे का रास्ता खत्म था। अगर ये नीचे कूदा तो शायद बच नहीं पाएगा, और अगर यहीं पर रुका तो पीछे से आ रहे लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए झरने से नीचे कूदने का फैसला किया। किस्मत अच्छी थी कि झरने से कूदने के बाद भी वो बच गया। तैरता हुआ किनारे पर आया। किनारे पहुंचने के बाद उन लोगों को ललकारने लगा, क्योंकि वो अपने इलाके अपने जंगल में आ चुका था। उन्हें चुनौती देने लगा, इस जंगल में मेरे पुरखों ने शिकार किया है और मेरा बेटा भी करेगा। हिम्मत है तो आ जाओ। ऐसा सुनकर उनमें से एक आदमी कहने लगा, हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। उस लड़की ने भी क्या कहा था। यह सुनकर सरदार उस आदमी को चाकू से मार दिया। यानी अब सब के सब नीचे कूदने वाले हैं। एक एक करके सभी लोग नीचे कूदने लगे। पहला तो सही सलामत कूद गया, लेकिन दूसरे का सर एक पत्थर से टकराया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। बाकी बचे हुए लोग किनारे पर आकर दोबारा से उसका पीछा करने लगे। यह देख जगुआर भी भागने लगा। तभी वह जाकर दलदल में गिर पड़ा। शुरू में तो लग रहा था वह दलदल में फंस जाएगा, मगर बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकला। बाहर आने पर बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो गया। उसके अंदर आग सी लग गई थी। कहने लगा, ये जंगल मेरा है, मुझे किसी का डर नहीं। उन सबको मजा चखाने के लिए सबसे पहले उनके सामने मधुमक्खी के छत्ते लाया। जैसे उनके ऊपर फेंका, मधुमक्खियां दौड़ा दौड़ा कर उन सबको काटने लगी। इधर ये मधुमक्खियों के हमले से बच नहीं पाए थे, तो दूसरी तरफ जगुआर मेढक के जहर से दोबारा उन पर हमला करने की तैयारी में है। क्योंकि जगुआर इस जंगल को भली बात पहचानता था। वह कई बार यहाँ पर शिकार भी किया था। यहाँ ये सबसे पहले एक पत्ते को गोल बनाया, लकड़ियों पर जहर लगाकर उन पर हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ये लोग उसके सामने से गुजरे, ये झाड़ियों से छिपकर एक एक करके हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से जो पीछे था वह जहर की असर से मारा गया। अपने एक साथी को मरता देख उसका दूसरा साथी वहाँ पर पहुँचा। यह वही था जिसने जगुआर के पिता को मारा था। इस बार जगुआर उसे चुनौती देने के लिए सामने आया। अब हमला करने के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगे। जगुआर के पास हथियार तो नहीं था, इसलिए नीचे जो उसका साथी मरा पड़ा था, उसका हथियार बड़ी सावधानी से लेकर अपने पिता के हत्यारे को जान से मार दिया। यहाँ दो लोगों का काम तमाम तो हो चुका था, पर इतने में बारिश भी होना शुरू हो गई। उसे अपने बीवी बच्चों की याद आने लगी जो कुएं में थे। उन्हें जल्दी बाहर निकालना होगा, क्योंकि कुएं में पानी भी भर रहा होगा। वह भागता हुआ कुएं के पास पहुंचा, जहां उसकी वाइफ और बेटा पानी में डूबने से बचने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी। जगुआर उन दोनों को बाहर निकालने के बारे में सोच ही रहा था। इतने में वहां पर सरदार के दो आदमी आ गए, लेकिन ये लोग उसके बीवी बच्चों का कुछ नहीं करते, सिर्फ जगुआर को पकड़ना चाहते हैं। उन्हें पता है ये दोनों डूबकर वैसे ही मारे जाएंगे। इधर जगुआर भाग रहा था। इतने में उनका सरदार उसके सीने पर तीर मार दिया। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह दोबारा से उठ खड़ा हुआ, तीर को तोड़कर चैलेंज करने लगा। सरदार तीर कमान को फेंक दिया। जगुआर पर हमला करने के लिए चाकू के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर उसे नहीं पता था यहाँ पर एक फंदा है जो कहानी के स्टार्ट में सुअर को मारने के लिए लगाया गया था। उसका पैर जैसे फंदे से टकराया, नुकीली नुकीली लकड़ियां आकर उसके शरीर के आर पार हो गईं। उसके मरते ही जगुआर वहाँ से भाग गया।
क्योंकि बाकी 2 लोग भी उसके पीछे आ रहे थे। दूसरी ओर कुएं में उसकी बीवी और बच्चे बड़ी मुश्किल से जान बचा रहे थे। पानी गर्दन के पार हो गया था। अपने बेटे को बचाने के लिए वह उसे अपने कंधे पर ले ली थी। थोड़ी देर बाद उसने पानी में ही बच्चे को जन्म दिया। इधर जगुआर की पत्नी को अपने 2 बेटों को संभालना था, तो दूसरी तरफ जगुआर भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंचा। समुद्र की तरफ देख ही रहा था, इतने में उसके पीछे उसके 2 दुश्मन आए, लेकिन वे दोनों उसे मारे नहीं, बल्कि उसी की तरह समुद्र की तरफ देखने लगे, क्योंकि समुद्र के किनारे कई सारे शिप खड़े हुए थे। इसी के साथ कुछ और यूरोपियन नाव के साथ आ रहे थे। मौका देखकर जगुआर वहां से भाग गया। वहां से भागकर सीधा कुएं के पास पहुंचा, अपने बीवी बच्चों को बचाया। अगली सुबह दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर समुद्र के किनारे पड़ी, जहाँ पर कई सारे शिप थे। ये लोग शिप के पास जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये लोग उसके पास नहीं गए, वापस जंगल चले गए एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें पता था शिप में जो यूरोपियन आए हैं इनका मकसद सही नहीं है। ये इन पर राज करना चाहते हैं, इनके जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो यह थी कहानी अपोक्लिप्ट की। यह कहानी माया सभ्यता और समुद्री मार्ग से एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने वाले यूरोपियन लोगों को दिखाने की एक छोटी सी काल्पनिक झलक थी, जो आगे चलकर इन्हीं कबीले वालों की आपस की झगड़े का फायदा उठाकर इन पर कब्जा किए थे और फिर इन पर किए थे हुकूमत। फिलहाल मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।